सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत रीति मुक्त काव्यधारा के प्रवृत्तियों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। अब हम देखते हैं कि जो रीति मुक्त काव्यधारा की जो विशेषताएं थी, इन विशेषताओं के पीछे उस काल के किन किन कवियों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो आज हम रीति मुक्त काव्यधारा के कवियों के परिचय के भाग 1 के विषय में हम मूलभूत रूप से 2 कवियों पर चर्चा करेंगे, जिसके में इस काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंद के विषय में तथा दूसरे आलम के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि अनेक कवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उन्होंने रीति मुक्त परंपरा को एक शीर्ष स्थान प्रदान किया। तो आज हम पहले कवि के रूप में चर्चा करते हैं। वो कवि आते हैं हमारे सामने घनानंद। घनानंद जो हैं, घनानंद रस की साक्षात मूर्ति। घनानंद का जन्म 1764 के लगभग माना जाता है तथा इनका निधन 1706 नारिद शाही में हुआ था। 96 गलत लिख दिया गया है यहाँ पर, 1796 में नारिद शाही में हुआ। ये जाति के कायस्थ थे। आज दिल्ली के मुगल बादशाह महमूद शाह के मीर मुंशी थे। घनानंद को अपनी प्रेमिका सुजान के विरह में विराग उत्पन्न हो गया और वे वृंदावन चले गए। वहाँ निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए और उनकी जो प्रमुख रचनाएं मानी गई है वह सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, कृपाकांड आदि प्रमुख ग्रंथ इनके माने गए हैं। घनानंद मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि थे। वियोग श्रृंगार में इनकी वृत्ति अधिक रमी है। तो हम देखते हैं कि घनानंद जो हैं वह रस की साक्षात मूर्ति के रूप में माने गए हैं। कहा जाता है कि घनानंद जो हैं वह दिल्ली के मुगल बादशाह महमूद शाह के यहाँ पर मीर मुंशी थे। कहा जाता है कि एक बार वे जब सर्वप्रथम वहाँ पर मीर मुंशी का कार्य करते थे तो दरबार के कुचक्रियों ने उनके विरुद्ध एक कुचक्र पूर्वक योजना उनके विरुद्ध रची थी, जिसके अंतर्गत कुछ उनके विरोधी लोगों ने बादशाह से जाकर के कहा कि घनानंद बहुत अच्छा गाते हैं। तब कहते हैं कि बादशाह के कहने पर घनानंद को दरबार में बुलाया गया और घनानंद दरबार में उपस्थित हुए। तब कहते हैं कि घनानंद ने राजा के समक्ष जैसे ही उपस्थित हुए तो बादशाह ने उन्हें गाने के लिए कहा, तो घनानंद ने गाने से इनकार कर दिया। तब उस दरबार के कुचक्रियों ने कहा कि घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान के कहने पर अवश्य ही गा देंगे। तब कहते हैं कि घनानंद के समक्ष सुजान नामक एक वहाँ वेश्या थी उसी राजदरबार में, उसको वहाँ राजदरबार में उपस्थित किया गया। तब घनानंद ने अपनी प्रेमिका सुजान की ओर मुख करके और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गजब गाया कि सुनने वाले सभी तन्मय और दंग रह गए। बादशाह जहाँ एक और उनके गाने पर प्रसन्न तो हुआ, वहीं दूसरी ओर उनकी बेअदबी पर रुष्ट, क्योंकि उन्होंने बादशाह की ओर क्या कर दी थी, अपनी पीठ कर दी थी। तो उस वजह से वे रुष्ट होकर के और उन्हें देश निकाला दे दिया। घनानंद जाते समय अपनी प्रेमिका सुजान को भी साथ चलने को कहा, मगर सुजान नहीं गई और उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया और वे विरह में निरंतर अनेक प्रकार से सुजान के प्रति अपनी प्रेम भावनाओं को व्यक्त करते रहे। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ सुजान का अभिप्राय भगवान श्री कृष्ण से लगाया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि घनानंद का समूचा जो काव्य है, चाहे उनकी रचना सुजान सागर हो, चाहे विरह लीला हो, चाहे कोकसार हो या कृपाकांड हो, सभी के अंतर्गत प्रेम की एक अद्भुत छवि हमें देखने को मिलती हैं। कहा जाता है घनानंद मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि हैं। वियोग श्रृंगार में इनकी वृत्ति अधिक रमी है। आचार्य शुक्ल जी इनके संबंध में लिखते हैं कि ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर से लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जंबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि आज तक नहीं हुआ। इनका प्रेम एकनिष्ठ व अंतर्मुखी है। इनका वियोग वर्णन अत्यंत ही स्वाभाविक और मनोरम है। ये इनके भाव पक्ष की वास्तविक मनोवृत्ति हमें दिखाई पड़ती हैं।
वहीं कला पक्ष की दृष्टिकोण से देखा जाए तो घनानंद का काव्य भाषा, अलंकार, छंद, काव्य गुण अर्थात व्यंजना शक्ति और प्रयोग कौशल शैली आदि का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर और मनोरम चित्रण हमें दिखाई देता है। वह अन्यतम एक दुर्लभ कवि मतलब रचना के रूप में हमारे सामने यहाँ पर घनानंद की जो काव्य भाषा उभर करके आती है वह ब्रज भाषा है। तो हमने देखा कि घनानंद जो है वह किस प्रकार से रीतिमुक्त काव्य परंपरा को एक शीर्ष स्थान प्रदान करने वाले कवि थे। इसी क्रम में हम अगले कवि की बात करते हैं। तो अगले कवि आते हैं आलम। आलम के विषय में कहा जाता है कि ये जाति के ब्राह्मण थे, परंतु शेख नाम की रंगरेजनी से प्रेम में फंसकर मुसलमान हो गए और उसे विवाह भी कर लिया। उनके एक पुत्र भी था जिसका नाम जहान था। इनका कविता काल संवत 1740 से 1760 तक माना जाता है। इनकी कविताओं का संग्रह आलम केली के नाम से निकलता है। इनकी स्त्री शेख बड़ी ही चतुर और वाक्पटु थी। उससे वह शहजादा मुअज्जम ने पूछा कि आलम की स्त्री आप ही हैं? तब उसने उत्तर दिया, जहाँ पना जहान की माँ मैं ही हूँ। उन्होंने उर्दू भाषा में कविता लिखी। उनकी कविता किसी परंपरा के अनुसरण में न होने के कारण हृदय की अनुभूति का परिचय देती हैं। तो हम देखते हैं कि आलम जो हैं ये भी रीतिमुक्त परंपरा के अंतर्गत ये भी अपनी एक प्रेम भावना को पूर्ण रूप से उद्घाटित करते हुए उसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने में एक सफल कवि के रूप में माने गए हैं। तो इस प्रकार से हमने आज जो मुख्य रूप से दो कवियों के विषय में चर्चा की, एक थे घनानंद और दूसरे थे आलम। इसी क्रम में हम अन्य कवियों के विषय में अगले वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बोधा, ठाकुर आदि कवियों के विषय में और वृंद के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।